वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीरब ज़ीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद और यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई ख़ास अपडेट नहीं आई है अबाउट द स्केड्यूल। अब कितनी देर और कितना इंतज़ार, और हम तो थक गए हैं इस हवाले से गुफ्तगू कर करके, लेकिन इंतज़ार अभी भी जारी है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्केड्यूल आएगा, स्केड्यूल के बाद आपको वेन्यूज़ का पता चलेगा, वेन्यूज़ के बाद आप टिकट्स की तरफ जाएंगे, टिकट्स के बाद आप फिर मैच देखने की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और फिर आपके स्क्वाड्स का अनाउंस भी होगा। तो तब तक के लिए जो है वो सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन की एक अच्छी बात यह है क्योंकि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी फाख्ता हमारे लिए केक लेकर आए, क्योंकि फाख्ता ने एक वादा तो कर दिया था लेकिन फिर वो वादा गले पड़ गया था। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरा अल्लाह का शुक्र है। कादिर, आपने एक प्रेडिक्शन दी और फिर उस प्रेडिक्शन के ऊपर आपने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इंशाल्लाह हम सेलिब्रेशन करेंगे, और सेलिब्रेशन का मौका जो है वो आ चुका है क्योंकि मैंने सुना है कि आपने केक मंगवा लिया। हाँ जी, वो साथ पड़ा है आपके मेरे ख्याल। अरे क्या बात है। तो मैं ये कहती हूँ कि फिर ये हमारा जो केक है ये बल्कि कादिर के सामने कहते कादिर करीब से इसको प्लीज़ देखिएगा। ये वाइट कलर का केक है, रेड वेलवेट, और वही पहना है आज मैंने भी। और वो पहन के भी आए ना, ठंड लगने लग गई है, खर्चा बहुत हो गया उनका। तो कादिर ये केक जो है ये बाबर आजम की सेलिब्रेशन के लिए, और फाइनली उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। अपने वादे के मुताबिक उन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेशन का भरपूर इंतजाम कर दिया है। केक मेरे सामने पड़ा है और ये बिल्कुल भी पेपर का केक नहीं है, ये हकीकत का केक है। इसके अंदर जो है वो पूरी एक यानी इट्स रियल। कादिर, एक और चीज़ बताइएगा कि बाबर आजम के लिए आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और ये सेलिब्रेशन जो है ये इसलिए क्योंकि उन्होंने 31 रन्स किए हैं। अगर वो 100 रन्स करेंगे तो फिर हम पूरी एक हाइटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी तरफ से। बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, अल्लाह करे कि वो रन्स करे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी कुछ, आपको भी खुशी होनी चाहिए उसके जीतने की, उसके स्कोर करने की। तुसी भी कभी हामी भर लो। नहीं, मैं देखिए लेडीज जो है यार मुझे कोई शौक, मुझे जो है ना वो कोई शौक नहीं है बेट लगाने का या प्रेडिक्शन करने का, लेकिन खर्चा होता है ना उसमें। लेकिन नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं जो कमिटमेंट करता हूँ मैं वो पूरी करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मैंने पूरी किया है। चाहे वो मजाक में आपको पहले जो मर्जी कह दिया हो। खैर, बाबर रन्स करे या पूरी टीम रन्स करे, हमें खुशी होती है, और ऐसे 100 केक कुर्बान है हमारी टीम। क्या बात कोई है। ऐसी बात नहीं। अब जब हमारी टीम ने अगर पहला मैच विन किया तो कादिर की तरफ से 100 केक। हाँ, केक मैं मेंशन नहीं कर रहा, ये शुक्र करो ये वाला केक मंगवा दिया। कुर्बान है ये मैंने शुक्र करो ये वाला केक मंगवा दिया। मैं तो कश्ती केक नहीं खुआया। नहीं, उम्मीद आपसे वैसी ही थी, लेकिन चले ये आपका बड़प्पन है, और कुछ ये हमारी व्यूअर्स का जो है वो बेसिकली रोब है कि भाई कादिर जो है मजबूर हो गए हमारे सामने केक लाने। मैं जो कमिटमेंट करता हूँ वो पूरा करता हूँ। क्या बात है, क्या वो अलग बात, दिल में पत्थर रख के कमिटमेंट पूरी की आपने। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करे। अच्छा, रंग क्यों उड़ गया कादिर? लोगों को देखें, गरीबों को खिलाने से ना अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफा डालता है। यानी आप भी खा रहे हैं हमारे साथ? वो तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। मैंने कब कहा कि मेरी जायदादां डुल दी हैं फिर दी हैं। चलिए जी, डिस्कशन का सिलसिला जारी करते हैं। कादिर, हमारा ओडीआई साउथ अफ्रीका के साथ जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है, और उसके अंदर हमारे नसीम शाह भी होंगे, और बॉलिंग ने बड़ा दिल दुखाया इस बार जो है ना, वो लास्ट मैच में दिल तोड़ दिया बॉलिंग ने। पता नहीं क्या हो गया, ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि T20 में हम लोग टेस्ट वाली बॉलिंग भी नहीं कर रहे थे। मतलब ये कोई अलग ही फॉर्मेट था जहां पर आउट नहीं करना। तो ये बॉलिंग से कुछ बेहतर एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी नेक्स्ट मैच में? मुझे लिटरली दुख हुआ मैच का, जो हम लोग हुआ, रिज़ल्ट आया, सारा कुछ हुआ, लेकिन अफसोस है इस चीज़ का कि हमारी बॉलिंग जो है वो पूरी दुनिया उससे डरती है, घबराती है खेलते हुए। हमारे अच्छे बॉलर हैं, हो जाता है किसी दिन नई बॉलर्स काम करते, किसी दिन बैटर्स जो है वो नहीं काम करते, किसी दिन दोनों डिपार्टमेंट नहीं काम करते, और किसी दिन दोनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर देते हैं। तो चले कोई बात नहीं, यही हमें मैचेस जितवाते आते हैं, और इन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। सीरीज़ देखें मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन हम लोगों ने बैटिंग में एफ़र्ट ज़रूर की, और दूसरे मैच में जिस तरह साइम चले, फिर उसके बाद उन्होंने स्कोर किया, बाबर ने हमें फुटीक डाली और अच्छा, मजे की बात ये है कि उन्होंने पूरे 31 रन किए। ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स, आई बेट दैट। उन्होंने सुन लिया होगा कि कादिर को जो है ना वो, अल्लाह ताला उसे मजीद इसी तरह कामयाबियाँ देते रहे, और हमारी तो दुआ है। दूसरी चीज़ है कि साथ इरफान खान न्याजी जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। अनफॉर्चुनेटली उस्मान खान काफ़ी देर से परफॉर्मेंसेस नहीं देते हुए आ रहे,
और जो कि उनके लिए भी एक कंसर्न होना चाहिए और वो खुद भी इसको देखना चाहिए। देखें, आपको जब मौके मिल रहे हों, काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हों, उस वक्त आप यूटिलाइज़ उसको ना करें तो फिर आपको ये कहने का हक नहीं है कि हमें जो है हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है। चाहे आप यूएई से रिज़ाइन करके आए, सारा कुछ करके आए, छोड़ छाड़ के आए क्रिकेट, लेकिन वो एक इमोशनली फ़ैसला उनका था जो कि मेरे ख्याल से गलत था। हम लोगों ने तब भी कहा कि ये चीज़ें ऐसे एकदम जो है वो आपको नहीं सोचना चाहिए जल्दबाजी में, और ये आपकी पूरी लाइफ टाइम का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस पर देखना चाहिए कि माजी में क्या क्या कुछ हो चुका है, जिनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं आई उनको कितने मौके मिले हैं, कितने नहीं मिले हैं। अब चूँकि उस्मान खान को देखें, एक मौके मतलब बार बार दिए गए, वो उस तरह का उस्मान खान नज़र नहीं है जो हमें पीएसएल में फेयरलेस के उस्मान खान नज़र आता है। तो ये चीज़ें उनको भी समझनी चाहिए, अपनी गलतियों को बेहतर करना चाहिए, नहीं तो फिर वो यूएई से भी जाएंगे और पाकिस्तान से भी जाएंगे। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला, हम लोगों की दुआ है कि उस्मान खान जो है वो अगर कुर्बानी उसने पाकिस्तान के लिए दी है तो वो उसमें सुरखरू हो और रन्स करे। रन्स जब तक नहीं करेगा तब तक जितना मर्ज़ी इमोशनली आप वीडियोस लगा लें, टच दे दें उसको, वो काम नहीं आने वाला जब तक आप रन्स नहीं करेंगे। देखिए, साइम ने बल्ले से जवाब दिया, मुंह खामोश रखा, उसने सबके मुंह बंद किए। ठीक है, हम लोग भी तनकीद करते रहे और 27-28 मैचेस में हम लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहा है, इतने मौके। एटलीस्ट वो उस स्टेज पे आ गया कि अब उस पर हम लोग रिलाई कर सकते हैं कि ये अच्छा ओपनर है और ये मार धाड़ करता है, डिफेंसिव अप्रोच नहीं है। और उस मैच में जो दूसरा मैच हुआ, तीसरा तो बारिश की नज़र हो गया। दूसरे मैच में देखें 2-1 की प्रेडिक्शन भी थी वैसे आपकी, हूँ बारिश हो गई। अब कुदरत के आगे तो हम देखें, तो कुदरत का निज़ाम जो है उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। साउथ अफ्रीका के हाथ वो 2 हो गया था। अब आपने ये भी बताना है कि 2-1 से जीतेगा कौन, ये नहीं बताया देख लें। ये नहीं बताते हैं ये नहीं मैंने आपको बताया, देख ले। अब 2-0 हो गया ना, 2-0 हुआ तो चले। खैर ये चीज़ें हैं। और उस दिन डिसीजन मुझे एक अच्छा लगा कि हम लोग जो बात कर रहे थे ना कि बाबर रिजवान को ओपनिंग में से कोई शफल करना चाहिए और बाबर को नीचे आना चाहिए, तो इट मीन्स के वो चीज़ें मैटर करती हैं, वो लोग सुनते हैं। और इरफान पहले आ गए, साइम ओपन आए, बाबर नीचे आए और फिर शफलिंग हुई बैटिंग ऑर्डर में। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब मतलब शाहीन जो है वो पहले आ गया था पहले मैच में और इरफान खान नियाज़ी नीचे आए। अनफॉर्चुनेटली रन्स तब उन्होंने नहीं किए, लेकिन जैसे ही उनकी जगह चेंज की गई उन्होंने आके साइम का साथ दिया और आपका स्कोर 200 प्लस गया उनकी वजह से। अदरवाइज़ और कोई बैट्समैन ऐसा नहीं था, मतलब जिसने, अगर अब्बास देखा जाए तो 6 छक्का लगाया, चौका लगाया, 1 बीट की उसने। तो उनके अलावा हमें कोई ऐसा नहीं लगा। बाबर ने हाँ 1 डाउन में आके पोजीशन संभाली ज़रूर, रिजवान जल्दी आउट हो गया, लेकिन वो चीज़ें देखें, आप जब शफलिंग करते हैं, ये चीज़ें चेंज करते हैं, आपको फ़ायदा होता है। तो वो हुआ पाकिस्तान की बैटिंग को फ़ायदा, लेकिन बॉलिंग में अब वो पिच भी एक इस तरह की पिच थी जिधर हम लोग, मैंने आपको कहा था कि रन्स वाली पिच थी और बैटिंग फ्रेंडली थी। बॉलर्स वहाँ पर जो मर्जी कर लेते। शुरू में विकेट्स गई हैं ज़रूर, लेकिन वो जैसे ही आगे ड्यूसन ने भी मारा, फिर उसके बाद हेंड्रिक्स ने बहुत अच्छी इनिंग खेली और फेयरलेस क्रिकेट खेली। अब T20 और T10 आप देखें, जितने शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट्स हैं वो हमेशा से ही एग्रेसिव अप्रोच के साथ ही खेले जाते हैं, चाहे वो AB डिविलियर खेले, चाहे वो रोहित शर्मा खेले, चाहे वो उससे आके फ़खर जमान खेले, शर्जील खान खेलता रहा किसी दौर में, इमरान नज़ीर ने शुरू किया शुरू में। तो ये चीज़ें होती ही फेयरलेस से हैं। आप जब तक आपके अंदर डर रहेगा आप T20 नहीं खेल सकते। आप टेस्ट ही खेलें तो आपके लिए बेहतर है। नहीं तो अगर आपने T20 खेलना है तो फिर आपको जिगरा बड़ा रखना पड़ेगा और आपको अंदर आके ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं आउट हो जाऊंगा। जब आप ये सोचते हैं तो फिर वाकई आप आउट हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये समझने की ज़रूरत है हमें कि हमें किस तरह से T20 के लिए एक डिफरेंट टीम और ODI और टेस्ट के लिए एक डिफरेंट टीम होनी चाहिए। डिफरेंट माइंड्स और डिफरेंट टेम्परामेंट का इसके अंदर बड़ा इम्तिहान होता है। कादिर, एक और चीज़, अभी आप जिस तरह से इमरान का जिक्र किया, अगर हम बात करें हमारी क्रिकेट में इस महीने कुछ ही दिनों में, बल्कि एक ही हफ्ते में 3 रिटायरमेंट्स हुई हैं। 2 तो चलें, वो रिटायरमेंट से कम बैक था और कम बैक के बाद फिर रिटायरमेंट थी, यानी इमाद और आमिर। लाइक दे वर ऑलरेडी रिटायर्ड, देन दे केम बैक एंड देन दे रिटायर्ड अगेन। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मोहम्मद आमिर, जो कि मोहम्मद आमिर के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान क्रिकेट का, जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। क्या रीज़न हुई, क्या वजह हुई
कि वो भी दिल बर्दाश्ता होकर रिटायरमेंट अनाउंस कर गए अपनी? देखिए, अब उनको पता है कि वो प्लान का हिस्सा नहीं है, तो इसमें इसी में ही बेहतरी होती है कि आप रिटायरमेंट ले लें। ये प्लान का हिस्सा तो हसन भी नहीं है, सरफराज भी नहीं है। लेकिन हसन को ये है कि हसन को उम्मीद है कि डोमेस्टिक खेल रहे हैं और वो वापस आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट में, जिस तरह उनका इन आउट लगा रहता है। सरफराज अहमद जो हैं वो अब अभी तक वो खेल रहे थे, लेकिन अभी चूँकि शुक्र है अल्लाह का कि वो नहीं खेल रहे। मेंटोर हैं, मैं मेंटोर के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो देखिए आप चैंपियंस वनडे कप जो हुआ उसमें वो उन्होंने एक मैच खेला। अब जिस तरह शोएब मलिक खेले उन पे काफ़ी तनकीद हुई, होनी नहीं चाहिए यार, प्लेयर की अपनी मर्जी है भाई। आप जब तक अंदर होंगे ग्राउंड में आपको मोटिवेशन आपको मिलेगी जूनियर्स को। आप जिस तरह फील्डिंग में भाग दौड़ कर रहे हैं, हालांकि इतनी उम्र के बावजूद जो है वो आपके यंगस्टर से आप ज़्यादा बाजी ले गए, आप मैन ऑफ द मैच हैं। 10 प्लेयर एक तरफ, शोएब मलिक ने मैन ऑफ द मैच उठाया, अपने बेटे के नाम ज़रूर किया, लेकिन आप ये देखें कि वो एक मोटिवेशन भी होती है कि आप दूसरे जूनियर्स को क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मैं खुद फील्ड में हूँ और मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। ये मैटर नहीं करता। आप परफॉर्मेंसेस देखें। हाँ, आमिर की इमाद की जो स्टोरी है वो आमिर इमाद को लाया गया फॉर T20 वर्ल्ड कप, उसमें अनफॉर्चुनेटली इमाद उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिस तरह से उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी। इंजर्ड थे जो सोर्सेज बताते हैं। बाकी आमिर जो है उन्होंने पूरी एफर्ट लगाई। आमिर ने बहुत अच्छे स्पेल किए। सीनियर था, उसका तजर्बा था, उसने उस तरह स्लोअर वन भी किए, फिर ऑफ कटर भी किए, फिर इस तरह उन्होंने बॉलिंग जो है वो बड़ी उम्दा की, शॉर्ट पिच भी की, यॉर्कर भी किए। तो ये एक फास्ट बॉलर, हाँ हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स को काश उधर कोई ये समझाए कि मतलब अगर T20 है तो आपके पास पेस भी 150 प्लस है, 145 प्लस है, 140 प्लस है, तो आप यॉर्कर की तरफ क्यों नहीं जाते? हमारे बॉलर्स जो हैं वो जाते हैं कैच पकड़ाने के लिए स्लोअर वन पे, फिर उसके बाद आप शॉर्ट पिच पे जाते हैं। यॉर्कर बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें उमर गुल के बाद जो है, हाँ, उमर गुल के बाद शाहीन के हमने कुछ ऐसे स्पेल देखे जिसमें यॉर्कर की तरफ जाता है। अदरवाइज आपके कोई फास्ट बॉलर यॉर्कर्स की तरफ नहीं जाता। नसीम हारिस की जितनी पेस है और स्विंग है वो अगर यॉर्कर की तरफ जाएं, वो शुएब अख्तर जैसा यॉर्कर करे, बैट्समैन गिरने पर मजबूर कर दें। ये उनको एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि हमें 2 ओवर जो है वो अपनी मर्जी की बॉलिंग करनी है और 2 ओवर हम कोशिश करें। अच्छा, बॉलर के जहन में ये होता है कि हम यॉर्कर की तरफ जाएंगे, वो लो फुट लॉस चले जाएगी और वो बैठ के हमें हिट लगा देगा। तो ये उनके जहन में डर नहीं होना चाहिए। जहन में जब तक डर होगा तब तक आप बॉलिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन जब बैट्समैन इस बात से अवेयर ही नहीं होगा कि यॉर्कर होने वाला है, जब वो उसको अभी तक भाई तो आप 2-3 पीछे करें बॉल, हाँ, एक गुड लाइन पे करें, दैट्स इट, चौथा यॉर्कर कर दें, ये आपकी स्ट्रेटजी है, 5वां यॉर्कर कर दें, छठा फिर शॉर्ट पिच कर दें। उसको पता ही नहीं, उसको समझ नहीं ना दें कि आप करने क्या जा रहे हैं। अगर आपका एक ही स्टाइल है तो फिर तो बैट्समैन उसको अंडरस्टैंड कर जाएगा। हारिस रऊफ की जितनी पेस है उसको शॉर्ट पिच पे सिर्फ हाफ बैट भी लगता है तो छक्का होता है। ठीक है, मतलब 150 प्लस अगर बॉलिंग आ रही है, 148 आ रही है, तो उसका एज भी लगेगा ना बैट का, तो वो बाउंड्री रोप से बाहर जाएगा। तो इसीलिए वो लोग तैयार रहते हैं उसको खेलने के लिए, उसको सामने की हिट मारने के लिए। उसको आप देखें, विराट कोहली, इतना बड़ा स्टेडियम था, विराट कोहली ने कोई एफर्ट नहीं की थी, सिर्फ अपना बैट टाइम किया था और पेस जो है वो हारिस की यूज़ की थी और वो सामने का छक्का हो गया था, जिससे मैच का पासा पलटा था। 2 छक्के लगाए थे, एक फाइन लेग पे दिया था, एक सामने मारा था। तो वो हारिस की पेस अगर हारिस जैसे हो गया, हसनैन जैसे हो गया, हमारे पास पेसर है, फास्ट बॉलर अच्छा है, तो इनकी आप देखें, मुझे अच्छा ये लगता है कि वो बैक ऑफ द एंड जो स्लोअर वन करते हैं, अब्बास अफरीदी, वो जज नहीं होता और अक्सर उन्होंने विकेट्स ली हैं वहाँ पर। तो आपको वेरिएशंस करनी चाहिए T20 में, खास तौर पे। आप वनडे में आपके पास चांस होता है 10 ओवर्स हैं, आपने एक ओवर ये कर लिया। जहादात ने विकेट्स हासिल की, जहादात के पास स्विंग आ रहा था, मैंने देखा था, स्विंग था उसके पास, अच्छी है उसकी लाइन लेंथ। लेकिन जब एक सेट बैट्समैन होता है जिसने 50 कर ली हो ना T20 में, उसको फिर फुटबॉल नज़र आना शुरू हो जाता है। उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कुछ और किस्म की। अगर आपने फील्डर लगाया है लॉन्ग ऑन पे, उसके बाद आपने फाइन लेग खड़ी की है, फिर स्क्वायर लेग लगाई है, तो बैट्समैन यही सोचेगा कि इसने मुझे पीछे करना है बॉल। ठीक है, क्योंकि पीछे करेगा तो आप हिट मारेंगे तो यहाँ फाइन लेग पे जाएगा या आपकी स्क्वायर लेग पे जाएगा। जब आप उधर फील्डर लगाएंगे और उसको डॉज करेंगे, मतलब डॉज कैसे होगा कि उसको स्लोअर वन कर दिया आगे रख के, या उसको फुल यॉर्कर कर दिया, वो यही समझे कि इसने फील्डर बाहर निकालने हैं लेग साइड से, तो ये पीछे करेगा। तो इसलिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी, हाँ रिजवान बहुत वाइस कैप्टन है और बिल्कुल टेक्निकल हैं,
इस तरह की चीज़ें उन्होंने की हैं मुतअद्दिद मरतबा हमने सुनी भी हैं। प्लानिंग करते हैं, जो पहले मैच में उन्होंने गाइड किया था कि आप 2 बॉल्स बाहर को करो, स्टंप्स माइक में हमने सुना भी है इब्रार को जिस तरह उन्होंने गाइड किया था। तो अच्छे कैप्टन हैं, नो डाउट। होता रहता है जब आप नई टीम बनाते हैं, जब आपके कॉम्बिनेशंस नहीं होते हैं, तो फिर आपको इस तरह की शिकस्त, आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं कुछ अर्सा, और फिर आपकी टीम डेवलप होती है। तो आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि T20 वर्ल्ड कप अभी 2026 में है, तो उसकी तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक ऐसा बेंच बनाना चाहिए, एक ऐसी टीम बनानी चाहिए जिसमें जो कम्बिनेशन है उसका भी फुकदान ना हो, जिसमें अंडरस्टैंडिंग का फुकदान ना हो, और जिसमें जो चीज़ों को समझता हो, हार्ड हिटिंग किस दौर में करनी है, कहाँ पर स्पिन बॉलिंग हमने कैसे खेलनी है, कहाँ पर जो है वो फास्ट बॉलर्स हमने खेलने हैं। तो आप देखें आगे जो है वो एशियन कंडीशंस हैं, आगे श्रीलंका और इंडिया, ये ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर पाकिस्तान भी यूज्ड टू है, खेल चुका है, और स्पिन कंडीशंस होती हैं, और वहाँ पर जो है वो आप T20 में माहिर हैं। मतलब यूएई में आप लोग मैचेस मोस्ट ऑफ द टाइम खेलते रहे, पाकिस्तान में खेले, इंडिया में आप लोगों ने वर्ल्ड कप खेला, वहाँ की कंडीशंस भी आपको पता लग गई, श्रीलंका में आप लोगों ने एशिया कप खेला, वहाँ पे भी आपको पता लग गई। तो आपके लिए सिमिलर कंडीशंस, और फिर एशिया कप आपने खेलना भी है, और आपको उस हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए कि स्पिनर्स को हिट कौन अच्छा मारता है, फास्ट बॉलर अगर लगेगा इस स्लो विकेट्स पे तो उसको हिट कौन अच्छा मारता है। ये चीज़ें आपको अपनी प्लानिंग अभी से ही, आप कह रहे हैं कि हमें अभी प्लान में चैंपियंस ट्रॉफी है, तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपकी वनडे की टीम आपके सामने है, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो आपके पास चीज़ें सामने होनी चाहिए और आपके फिंगर टिप्स से होनी चाहिए कि हमें 2025 जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके लिए ये टीम है। T20 के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि ये लड़के बड़ा अच्छे हैं। अब जो चैंपियंस कप है T20 का, उसमें मुतअद्दिद लड़के मैंने ऐसे देखे हैं जो नए हैं, और नयों ने आके जो है वो मैच का पासा पलटा है और अच्छा रन्स किए हैं। फैज़ान लड़का मुझे अच्छा लगा, साद ने जिस तरह छक्का लगाया आखिरी बॉल पे लायंस के ख़िलाफ़, तो वो मैंने कई लड़के उनके भी बॉलर देखे, जिस तरह मुतअद्दिद लड़के लायंस के भी थे, वो भी अच्छे थे। आपके इस्लामाबाद जो पैंथर्स हैं उनके भी अच्छे हैं। तो ये चीज़ें आपको अभी से ही सिलेक्शन कमेटी को लिखने चाहिए, 5-6 लड़के आपके पास होने चाहिए कॉपी में कि ये हमें सर्व कर सकते हैं। आप उनका फिर कौमी टीम के साथ तरबियती कैंप लगाएं, वहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस मैचेस करवाएं, ताकि वो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स को बॉलिंग करें, आपके इंटरनेशनल बॉलर्स को फेस करें, उनका भी पोटेंशियल आए, उनको भी पता लगे कि हम लोगों ने इसको कैसे खेलना है इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल सही। जब आप लोग सीधा एक डोमेस्टिक से लड़के को उठाएंगे और इंटरनेशनल में डालेंगे, तो इंटरनेशनल का जो एक्सपोजर होता है वो चेंज होता है, उसका एटमॉस्फेयर चेंज होता है, उसकी कंडीशन चेंज होती हैं, प्रेशर जो है वो आप 100 टाइम्स ज़्यादा लगा लें डोमेस्टिक के जरिए। डोमेस्टिक में तो आप देख रहे हैं, डोमेस्टिक में तो लोगों का आपकी मर्जी का ध्यान नहीं होता है, आपके पास रिव्यू की ऑप्शन नहीं होती। आप देखें कि अंपायर्स हमें बहुत देखने की ज़रूरत है कि हम डोमेस्टिक में अंपायरिंग का मेयार भी अपना बहुत बेहतर करें। बहुत अच्छा है, लेकिन और अच्छा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से अगर सख्ती शुरू हो जाएगी ना तो आगे भी हमें बहुत चीज़ों का बहुत ख्याल रहेगा। अच्छा, एक चीज़ आज एक नई आई है, 2 चीज़ें वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जो साबिक हेड कोच हैं पाकिस्तान टीम के, जेसन गिलेस्पी, हाँ, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया है ऑस्ट्रेलवी उनको चैनल को, और उसमें उन्होंने कहा है, मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ वर्ड टू वर्ड, कि टीम के इंतखाब में उनका कोई किरदार नहीं था, मेरा किरदार सिर्फ मैच के दिन तक महदूद हो गया था। टिम नेल्सन हैं उनकी बरतरफ़ी के फ़ैसले पर मुझे बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया। टिम नेल्सन की बरतरफ़ी के हवाले से उनकी खिदमात को खिलाड़ियों ने बहुत सराहा था। गिलेस्पी ने शान मसूद के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का इंकशाफ किया था। इसमें जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, टीम और कोचिंग ग्रुप की मुस्बत कारकर्दगी के बावजूद फ़ैसले हैरानकुन थे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, अगर इसे सही तरीके से निखारा जाए। काफ़ी तनकीद की है उन्होंने बोर्ड को एक तरह से। उन्होंने कहा जी कि जेसन गिलेस्पी ने बोर्ड के साथ राब्ते की कमी को इस्तीफ़े की बड़ी वजह करार दी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ बहुत सी मस्बत पेशरफ्त हो रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर टीम बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर निज़ाम बेहतर हो तो। अच्छा जी, उन्होंने मज़ीद क्या कहा है, उन्होंने कहा जी कि मेरा काम सिर्फ मैच की सुबह प्लेयर्स को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गया था। ठीक है जी, तो आपका काम जेसन गिलेस्पी साहब, आप हेड कोच हैं, आपका काम यही है कि आप प्लेयर्स के साथ काम करें। आपको बोर्ड ने कहा जी आप प्लेयर्स के साथ काम करें। आप तो ख्वाहिशमंद थे कि आपको वाइट बॉल की भी जो है वो हेड कोचिंग आपको मिल जाए। आप इजाफी रकमें मांग रहे थे, उसका जिक्र नहीं इंटरव्यू में किया। ये वैसे देख लेना गलत बात है कि सिंगल पॉइंट आपने अपना पेश किया। आप ये भी बताएं कि आपने 2 चीज़ें भी मांगी, आपने इजाफी रकम भी मांगी और वाइट बॉल की हेड कोचिंग भी मांगी। आपने कहा जी दोनों कोचिंग मुझे दें, इजाफी पैसे भी दें, और मैं पाकिस्तान भी नहीं ठहरा करूँगा।
पाकिस्तान भी नहीं रहूंगा, पाकिस्तान के डोमेस्टिक भी नहीं देखूंगा। हाँ। तो आपने कैचिंग प्रैक्टिस नहीं करानी तो फिर किसने करानी है? आपने प्लेयर्स की टेक्निक अच्छी नहीं करानी तो आपको रखा क्यों गया था? सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक जगह पर अवेलेबल ही नहीं है। मतलब आप आए जी, आप आए एनुअल लीव पे, आप आए एनुअल लीव की तरह यहाँ पर टीम के साथ 10-15 दिन गुजारे, फिर उसके बाद वापस चले गए। मतलब आपको साल में सिर्फ अगर 4, 5, 6, 7 आपकी ड्यूटियां हैं तो उसके बाद आप सारा जो है वो 365 वैसे दिन भी अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो आप भी तो सिस्टम का हिस्सा थे ना। सिस्टम नहीं ठीक तो आप आए क्यों? हाँ, और सेकंडली ये कि अगर आप आपको थे पहले तो नहीं पता था कि आपको पहले नहीं पता था कि मिकी आर्थर के साथ क्या हुआ, ग्रैंट ब्रैडबर्न के साथ क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए था ना, मार्क कोल्स के साथ क्या हुआ। हम तो डेली ये बात करते हैं कि खराबियां, प्रॉब्लम्स हैं पीसीबी में। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हो, लेकिन जेसन गिलेस्पी साहब तो वहाँ पर खुद मौजूद थे, वो एक हिस्सा थे पीसीबी का, तो उन्होंने रहते हुए कौन सी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। मतलब ये भी तो एक पॉइंट है ना कि आप वहाँ आप तो आ चुके थे अंदर, तो आप ठीक कर देते। गोरे कोचेस जो है ना वो बहुत सियाने होते हैं, ये इतने सियाने होते हैं कि इन्होंने ना पहले पता करा लिया होता है कि इस टीम में ना सबसे मजबूत प्लेयर्स कौन से हैं। ठीक है, फिर उन मजबूत प्लेयर्स के साथ ना ऐसी कहानी फिट करते हैं कि उनके साथ ना उनके फिर पसंदीदा हो जाते हैं और उनको अपने हाथों में कर लेते हैं। वैसे किन के पसंदीदा थे जेसन गिलेस्पी? मतलब शान मसूद का उन्होंने जिक्र किया है कि मेरे उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैं उनका मतलब पसंदीदा क्रिकेटर है वो मेरा। अच्छा। शान मसूद के साथ काफ़ी क्लोज थे, फिर उनके इसीलिए शान मसूद सब्जेक्ट टू कैप्टनसी हो चुके हैं अब। सऊद शकील के साथ और बाकी 2-3 प्लेयरों के साथ। तो ये गोरे कोचेस का ना एक कल्चर होता है कि वो जिस टीम में देखते हैं ना कि मजबूत प्लेयर हैं, सीनियर्स हैं, इनके साथ बना के रखो, फिर जो है ना आपकी तारीफ़ें और वो बोर्ड में भी करेंगे, वो आपको फिर आपकी नौकरी को ख़तरा नहीं है। तो ये जब इस तरह की सोच लेके आते हैं तो फिर होता भी इनके साथ ऐसे ही है कि 3-4 महीने, 5-6 महीने रहे, फिर उसके बाद बाय बाय। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं तो यही समझती हूँ कि अब आकिब जावेद साहब के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो भी उसको बखूबी निभाएं। कादिर, हम रिटायरमेंट की बात कर रहे थे और एक और नाम पाकिस्तान क्रिकेट का, मोहम्मद इरफान भी रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है। आई गेस कल के दिन में उन्होंने कंफर्म की है। तो उनको भी सडनली ये ख्याल आया कि उनका भी वक्त ज़ाया हो रहा है या उनको भी एनओसी और इन मामलात से दूर रहकर लीग्स की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है वैसे प्लेयर्स की सडन रिटायरमेंट्स की। देखें, मोहम्मद इरफान काफ़ी अरसे से बाहर हैं टीम में से, उनका कुछ इंजरी का भी इशू था, फिर उसके बाद काफ़ी उन्होंने लीग्स में भी खेला। नो डाउट वो अच्छा बॉलर थे और बड़ी पाकिस्तान के लिए अच्छी बॉलिंग भी कर चुके हैं, बड़ा अच्छा उनका एक टेन्योर रहा, सारी चीज़ें सारा कुछ। और बाकी जो है वो अगर देखा जाए कि इरफान ने रिटायरमेंट ली है तो उनका अपना फ़ैसला, मेरी बात हुई थी उनसे और उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं बस जो है ना वो अब नए जो यंगस्टर्स हैं हम चाहते हैं कि हम उनको मौका दें और मैं अभी मुझे पता है कि मैं प्लान में नहीं हूँ, सारा कुछ है, तो मैं इसलिए रिटायरमेंट ले रहा हूँ और मैं डोमेस्टिक खेलूँगा, लीग्स खेलूँगा, खेलता रहूँगा, तो बाकी जो है वो अपना देखेंगे क्या करना है, बाकी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। कादिर, कितने और प्लेयर्स आपके माइंड में सडनली आ रहे हैं जो शायद आपको लग रहा है कि रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं? देखिए, मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम लोग जो है ना वो यहाँ से शिफ्ट होकर यूएसए चले जाएं, यूएसए क्रिकेट खेलें, और कई लोग चले भी गए हैं। ठीक है, जिनमें से काफ़ी नाम है। समी असलम था, बड़ा अच्छा टेस्ट प्लेयर, टेस्ट ओपनर पाकिस्तान का। फिर एक लंबे फास्ट बॉलर थे हमारे, मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा। मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे हैं जो चले गए हैं। अब देखें, उमर अकमल और बाकी जो प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी तक इसी उम्मीद में हैं कि हमें पाकिस्तान मौका देगा। तो आपकी सिलेक्शन कमेटी को, आपके बोर्ड को चाहिए कि उनको धोखे में ना रखें। उनको सिंपल अगर स्ट्रेट अवे कह दें कि आप लोग हमारे प्लान में नहीं हो अगले 5 साल या 2 साल, तो आप जो है ना वो बंदोबस्त कर लें। एक तो आप उनको बाउंड करके रखते हैं, फिर आपसे परमिशन, फिर लीग्स के लिए एनओसी, फिर सारी चीज़ें, और एक तरफ आप उनको बताते भी खुल के नहीं हैं। तो ये चीज़ें डायरेक्टर इंटरनेशनल को तब याद आती हैं, उस्मान वाला साहब को, जब प्लेयर जो है वो काफ़ी डिसहार्ड हो जाता है। प्लेयर्स के वो फ़ोन नहीं उठाते रहे, प्लेयर्स को जवाबात नहीं देते रहे, मैसेज नहीं करते रहे, रिप्लाई नहीं करते रहे। तो वो ब्यूरोक्रेट स्टाइल के एक इंसान है और सुना है अभी इनको जो है ना वो सैलरी भी उनकी काफ़ी हद तक बढ़ गई है, क्या जो हमें ज़रा दावा करते हैं, अलबत्ता मुझे कंफर्म नहीं है। तो अच्छी बात है। चलें,
हाँ फ़ायदा किसी का तो हो रहा है यहाँ पर। जी हाँ, बस वो खैर छोड़ें, क्या कहना है। नहीं, क्या कह रही है ये मुस्कुराहट, प्लीज़ एक्सप्लेन करें। नहीं कुछ नहीं कह रही, बस आकिब जावेद जो हैं वो मान नहीं रहे थे हेड कोचिंग के लिए, डायरेक्टर एकेडमीज़ बनना चाहते थे, उनकी जगह डायरेक्टर इंटरनेशनल नदीम खान को बनाया जा रहा था, लेकिन अब वो प्रोसेस 2-3 महीने डिले हो गया। तो अब उनको ये इनाम मिला उस्मान वाला को कि प्लेयर्स को तंग करने का, प्लेयर्स को इंटरनेशनल लीग से वापस बुलाने का और एनओसीज़ ना देने का, प्लेयर्स को उनको ये इनाम मिला कि उनकी तनख्वाह जो है वो सुना बढ़ गई है। अच्छा। और हाँ, मैं वो मेरे ख्याल में वैसे कितनी बढ़ गई है, कितने पता परसेंट? नहीं, ये कोई पता नहीं, अभी कंफर्म मुझे नहीं है, लेकिन मैं एक जगह पढ़ा था और आई थिंक उस एक न्यूज़ में मैंने पढ़ा था और ये चीज़ कि उनकी सैलरी जो है वो बढ़ गई है। क्या बात। सलमान नसीर साहब की भी सुना है बढ़ी है। चलें, वो तो कुछ करते हुए नज़र भी आ रहे हाँ, हैं। वो नो डाउट उन्होंने थोड़ी सी मेहनत उन्होंने की है एक चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। उस्मान वाला साहब का वैसे पर्सनली क्या बहुत गहरा ताल्लुक है पीसीबी के साथ, के सब ज़्यादतियाँ और फ़खर ज़मान का इनफैक्ट जब उन्होंने ख़ुद कह दिया कि हमें मसाइल हैं, उसामा मीर ने इजहार करने की कोशिश की वर्ल्ड कप के दौरान, तो ये तमाम जब प्लेयर्स अपने मुंह से इजहार कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम है एक शख्स से, तो उस शख्स का होना और फिर उसको फ़ायदे पहुंचना, मतलब ऐसा कौन सा ताल्लुक है उनका कि हम उनसे जान नहीं छुड़ा सकते अपनी? बस वो सारे साइंसदान हैं और ब्यूरोक्रेट हैं। अब वो उस स्टाइल के हैं कि ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग है नीचे से ऊपर तक, और शायद वो उसको कंट्रोल भी करते हों, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन उस्मान वाला जो है वो काफ़ी अदवार से आते आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ चेयरमैन्स देखे हैं उन्होंने और कई मरतबा उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ चेयरमैन्स को रिसीव भी किया है, जिसकी बाकायदा ऑन रिकॉर्ड हैं चीज़ें। लेकिन चलें, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना मामला है, वो चेयरमैन साहब का अपना मामला है, कब उनको देखते हैं, क्या देखते हैं, क्या उनकी चीज़ें देख रहे हैं, सारी चीज़ें। लेकिन मुतअद्दिद चीज़ें ऐसी हैं जो प्लेयर्स के हक़ में बेहतर नहीं हैं। तो प्लेयर्स के लिए ही आप लोग नौकरी करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो आपको चाहिए कि प्लेयर्स के लिए ही अच्छा सोचें और उनके साथ आप उनको क्लियर कट चीज़ें बताया करें। मतलब आप उन्हें कंफ्यूजन में या उनके सामने ये चीज़ें मत रखा करें। बिल्कुल सही बात है। कादिर, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपने कहा था कि आप फ़ोन भी देख रहे हैं कि शायद आपको कोई स्केजुअल की खबर आ जाए, कोई इंपॉर्टेंट खबर आ जाए, तो अभी तक कोई खबर नहीं आई है, कोई सोर्सेज नहीं बता रहे, कोई एक्सपेक्टेड चीज़ भी सामने नहीं आई है अभी तक क्या? देखिए, एक्सपेक्टेड चीज़ मुझे अभी एक सोर्स ने बताया कि जी आज और कल में से मुतवक्के है। अभी उन्होंने कहा जी वो आईसीसी करेगा, जो भी डिसाइड मतलब अनाउंसमेंट करेगा वो आज हो या कल हो। तो एक्सपेक्टेड यही है कि आज शाम तक हो जाए, नहीं तो कल दोपहर तक हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें, थोड़ा बहुत हम खुद ही ज़रा एंटरटेन कर लेते हैं ख़ुद को। सबसे पहले तो टीम्स काउंट कर लेते हैं हमारी कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी टीम हमारी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा है। हमारी पाकिस्तान टीम है, उसके बाद बताइए कादिर। उसके बाद है जी इंडिया, इंग्लैंड, फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, फिर है जी न्यूजीलैंड और फिर साउथ अफ्रीका, फिर उसके बाद है आई थिंक अफगानिस्तान, श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका नहीं है। 8 टीमें यानी अफ़गानिस्तान इसके अंदर शामिल है। और बहुत सारे लोगों से जब मैंने पूछा है कि उनकी क्या प्रेडिक्शन है, उनकी टॉप 4 वो किसको देख रहे हैं, वैसे तो इट्स वेरी अर्ली, कामरान अकमल साहब भी यही कह रहे थे कि इट्स टू अर्ली टिल नाउ, लेकिन ये है कि हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। लेकिन मैं आपको एक बात करूँ कादिर, जितने भी लोगों ने अफ़गानिस्तान का जिक्र किया है, मैं पर्सनली ये समझती हूँ कि अफ़गानिस्तान में एक बहुत शानदार ऑप्शन उनके पास राशिद खान की है, फिर उसके बाद उनके पास गुलबदीन, और अगर हम देखते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, ये उनके पास 1 2 3 ऐसे नाम हैं। अगर हम बैटिंग की बात करते हैं, ओपनिंग में उनके पास ओपनिंग पर उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चल जाता होता है। लेकिन अगर वो फंस जाए तो फिर अफ़गानिस्तान की पूरी टीम फ्लॉप है। और मे बी उन्होंने अभी रिसेंटली, क्योंकि बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई भी है अपनी, अगर हम उनकी बायलेटरल सीरीज़ देखते हैं तो वो ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। मगर डू यू थिंक कि अफ़गानिस्तान को हम टॉप 4 में देख सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो टॉप 4 तक आएंगे। मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि वो T20 में अगर हों तो T20 के लिए मैं फ़ाइनल तक भी उनको कंसिडर करता हूँ। वनडे में देखें, वनडे जो है वो नर्व्स की गेम होती है और आपको हौसला चाहिए होता है।
तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह की जो है ना वो, हाँ नो डाउट अफगानिस्तान अब अच्छी टीम है, किसी को हल्का नहीं लेना चाहिए, लेकिन टॉप 4 में अभी रिसेंटली गुलबदीन नाइब के ऊपर शायद कुछ चार्ज भी लगा आईसीसी का, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी और वो 2.1 की उन्होंने खिलाफ वर्जी की, और उनको पॉइंट्स भी उनके कटे, तो वो उनका पहला चार्ज है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके 3 डिमेरिट्स 6 डिमेरिट्स पॉइंट हो या 4 डिमेरिट्स पॉइंट हो तो फिर आपकी कटौती होती है। अलबत्ता देखिए अफ़गानिस्तान की टीम हमेशा से ही टफेस्ट टीम रही है, आपका टफेस्ट ओपोनेंट होता है, अफ़गानिस्तान को हल्का नहीं लेना चाहिए। और अगर राशिद खान की बात करें या उनके बाकी जो प्लेयर्स हैं वो जान लगाते हैं और मार धाड़ करते हैं। अगर उनका जो बैटर जो ओपनिंग पेयर है वो चल जाता है और वो 100+ रन्स देता है वनडे में या 150 कर देता है, तो वो एबिलिटी रखते हैं, बॉलिंग में उनकी स्ट्रॉन्ग हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं, एशियन कंडीशंस में अच्छा खेलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो मेरा हिसाब है कि वो अच्छे मैचेस खेलेंगे ज़रूर, लेकिन टॉप 4 में मैं नहीं समझता उनको वो आ सकते हैं। अच्छा कादिर, अगर हम बात करें एक और कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू जो है वो एक और चार्ज लगा, अगर आप ट्रेविस हेड की, मेरे ख्याल से ट्रेविस हेड की और आई गेस के मोहम्मद सिराज के दरमियान कोई स्लेजिंग हुई थी और शायद उस स्लेजिंग को पसंद नहीं किया गया, लेकिन स्लेजिंग इज़ द पार्ट ऑफ क्रिकेट और शोएब अख्तर से ज़्यादा स्लेजिंग कौन कर सकता है। आज तक उन पर कभी कोई ऐसा चार्ज नहीं लगा, मुझे नहीं याद है, शायद आपको याद हो कि एक आधी दफ़ा कुछ ज़्यादा हो गया हो तो शायद उन पर कोई चार्ज लग गया हो। वसीम अकरम वो अक्सर बड़ा हंस के बताते हैं कैसे मतलब मैं बॉल करने आया और सामने से मुझे बड़े एग्रेशन के साथ जो है वो इम्प्रेशंस के थ्रू मेरी स्लेजिंग हो रही है और मैं भी कर रहा हूँ। तो मतलब ये चीज़ इंडिया पाकिस्तान के अंदर तो खैर बहुत रही है क्योंकि लैंग्वेज सेम है, आप एक दूसरे कुछ भी कहते रहो वो समझ आता है, थोड़ा सा ज़रा आपको मुश्किल लगती है अंडरस्टैंड करने में समटाइम्स जब लैंग्वेज डिफरेंट होती है। लेकिन ट्रेविस हेड और सिराज के दरमियान जो स्लेजिंग थी, बोथ आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वो पहली बार मैच नहीं खेल रहे हैं इंटरनेशनल, वो बड़े सालों से एक दूसरे का आमना सामना कर रहे हैं। तो ये क्या एक आईसीसी को सडनली क्या हो गया है कि वो इस तरह से चार्ज लगाने लग गए हैं स्लेजिंग के ऊपर भी? देखिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया जब भी मैच होते हैं तो वो काफ़ी खूनखार किस्म के मैच एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ, वो आप देखें कि काफ़ी दफ़ा लबुशैन जो है वो आपको हुटिंग करते दिखाई देंगे, आप वो प्लेयर्स को तंग करते दिखाई देंगे। ऋषभ पंत हमें देखें तो स्टंप्स माइक में से आवाज़ें आती हैं, इवन विराट कोहली जो है उनकी भी हो चुकी है स्मिथ के साथ, तो काफ़ी मरतबा ये देखें हुसन है क्रिकेट का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि हर बॉल पे ही आप शुरू कर दें। तो सिराज, मैं समझता हूँ कि सिराज की तरफ से ज़्यादती थी, जिस तरह उन्होंने इशारा किया, तो वो बैट्समैन आउट होने के बाद गुस्से में आ ही जाता है। और हाँ, नो डाउट कि अगर बॉलर्स की पिटाई हो रही हो और बॉलर्स को जो है वो शॉट्स लग रही हों, जिस तरह ट्रेविस हेड जो है वो फिर जो है वो 150 कर गया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड इंडिया के लिए एक डरावना ख्वाब बन गए। वो जब भी ट्रेविस हेड को देखते हैं तो वो पनाह मांगते हैं, जिस तरह वो ट्रेविस हेड। आपको बताया उन्होंने कि कादिर साहब हम लोग, हाँ ये होता होगा, ये होता होगा, सही मैं बता रहा हूँ, ये डरावना ख्वाब ही बन गया। कहते थे कांपे टांगती हैं बॉलिंग से हमारी बड़ी, हम तो टांगे कांपती हैं तो कांपे टांगती हैं, तो कौन सी बॉलिंग हमें नजर आई है? बॉलिंग नहीं तो हमें सेकंड मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मैंने आपको कहा है कि किसी दिन होता है, लेकिन आप अपने बॉलर्स को एक मैच के ऊपर जज नहीं कर सकते कि आप कहें जी शाहीन, हारिस, नसीम और आपका जो दूसरा, सॉरी नसीम की कह रहा हूँ, जो अभी नया बॉलर है जहांदाद खान, वो फारग हैं। अगर फारग होते तो आपको कई मैचेस वो मतलब ऐसे ना जितवा देते। वन साइड ऑस्ट्रेलिया में आप वही, हम लोग यहाँ पे भूल जाते हैं ना कि अगर किसी का अच्छाई चल रही होती है तो उसके साथ जैसे ही उसका बुरा टाइम आता है वो बुरा टाइम ही नज़र आता है बस। तो ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ ने ही आपको मैचेस जितवाए, आपको आउट करके दिए उसने। हाँ, लेकिन अब साउथ अफ्रीका के सारा कुछ किया, अब हो जाता है। देखें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बार बार कोई बात नहीं है। आप देखें एक मैच के ऊपर या एक सीरीज़ के ऊपर आप बॉलर्स को जज नहीं कर सकते। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये वही प्लेयर्स हमारे, ये वही बॉलर्स हैं जिससे इंडिया के बैटर्स की कांपे टाकती हैं। और वो चाहे एशिया कप हो, कैंडी वाला मैच जिसमें इन्होंने ऊपर से उड़ाए थे नसीम शाह ने भी और शाहीन ने भी, तो कई वो मैचेस हो चुके हैं जिसमें हमें काफ़ी हद तक बॉलर्स ने मदद दी है, हमारे बॉलर्स ने सेव किया हमें, तो हमारे बॉलर्स को क्रेडिट जाता है, सारा कुछ है। लेकिन ये चीज़ें कादिर इस वक्त जो है ना, वो इस वक्त कोई बड़ी बात नहीं है। देखें जो चीज़ बुमराह की है या नहीं, एक बॉलर मुझे एक बॉलर ना केड़ा जडेजा और केड़ा सिराज और अश्विन, नहीं क्या हो गया? रविचंद्र अश्विन
देखिए मुझे ये बताएं कि इंडिया जब मैच जीतेगा ना या सीरीज जीतेगा तब मेरे से बात कीजिएगा। मोहम्मद शामी ने इफ ही रिकवर्स, उन्होंने बाकायदा तौर पर इंजमामुल हक साहब को कहा था कि हम पाकिस्तान अगर आते हैं तो मैं आपके मैदानों में आपको 3 विकेट्स निकाल कर दिखाऊंगा, आप हमें रिवर्स मत बताएं कि ये रिवर्स स्वीप क्या होता है और ये एक्शन जो है ये शायद जो है वो ये इलीगल था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शामी तब चूस नहीं लेता होगा जब इंजमाम जो है ना इंडिया में धोता था बॉलर्स को, उनके लेजेंड्स बॉलर। लेकिन ये है कि वक्त बना देता है ना, नहीं, वक्त बनाने की बात नहीं है, आपको लेजेंड बना देता है। खैर छोड़ें, अब क्या रिवर्स स्विंग की बात हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो बकायदा तौर पर चलें वो उसको चैलेंज किया था। उसको शामी जब भी जो है वो देखेगा ना इंजमाम को, तो वो बचपन से ही मेरे ख्याल में देखते हुए आ रहे उन्हें। और इंडिया को बहुत ज्यादा पता है इंजमाम का। उन्होंने जवाब भी दिया था कि हमें आप मत बताएं क्या होता है क्या नहीं होता, हम जानते हैं ये सब चीज़ें। और मैंने पर्सनली जब इंजमामुल हक साहब को बताया कि वो जवाब में आपको ये कह रहे हैं तो उन्होंने यही कहा था कि चलें फिर अच्छी बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं थी। खैर मैं ये कहना चाहूँगी कि इफ़ यू कंसिडर पाकिस्तान बॉलिंग एज अ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग, देन दुनिया के बहुत सारे, हम इसीलिए टियर सिस्टम है ना, अभी तक हम खैर काफ़ी हद तक अभी गुज़िश्ता अपनी परफॉर्मेंसेस की वजह से अपना एक इम्पैक्ट खो चुके हैं, लेकिन ये है कि हम इसीलिए एक प्रोमिनेंट टीम है क्योंकि हम उन तमाम टीम्स के अंदर शामिल होते हैं जो बेस्ट हैं। तो ये बेस्ट का बेस्ट के साथ मुकाबला होता है, कोई भी डीमेरिट टीम नहीं है यहाँ पर, इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम टीम्स हैं। और जो हमारी सूरत हाल है, अगर हम ना होस्ट कर रहे होते तो शायद हमारी पोजीशन भी मुश्किल हो जाती चैंपियंस ट्रॉफी में, जो माजी में हमारी कारकर्दगी रही है। खैर कादिर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ मुझे और कादिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। केक कटिंग सेरेमनी हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, वरना हम आपको ऑनर भी दिखाते। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके मुताबिक इस वक्त स्ट्रॉन्ग बॉलिंग कौन सी टीम की है चैंपियंस ट्रॉफी में। टेक केयर, बाय बाय।